everyone, welcome to Erudite Political. My name is Ubasra Sheikh and in today's session we will be continuing our series of public administration. So we were discussing main theories of public administration. तो अभी हमने scientific management theory पढ़ ली है, अब हम classical theories पढ़ रहे हैं. Classical theory में भी कल हमने हेनरी फ्योल का जो concept था वो समझ लिया था कि उनका क्या contribution था classical theory of organizations में. आज की क्लास में we will be discussing गलिक एंड अर्विक क्लासिकल थ्योरीज एंड मूनी एंड रीले कि इन लोगों का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था क्लासिकल थ्योरी में. देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद डिफरेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थिंकर्स जैसे कि MP फॉलेट. सो मेरी पार्कर फॉलेट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो उनकी भी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि इनकी कौन कौन सी थ्योरीज थी. सो विल मूव वन बाय वन. सो इन टुडेज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ गलिक एंड अर्विक एंड मूनी एंड रीले इन द क्लासिकल थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब क्लासिकल थ्योरीज मैंने आपको पहली क्लास में जब क्लासिकल थ्योरीज बताई थी तो बताया था कि हेनरी फ्योल हो गए एंड आपके गलिक एंड अर्विक हो गए एंड मूनी एंड रीले, ये ऐसे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जिन्होंने काफी क्लासिकल थ्योरीज में कंट्रीब्यूशन करा है. राइट, सो ही इज वन ऑफ देम. तो लेट्स डिस्कस अबाउट गलिक, द कंट्रीब्यूशंस ऑफ लूथर गलिक एंड अर्विक. अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि दीज लेक्चर्स विल बी सेल्फ सफिशिएंट. मैं खुद आपको बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, इवन दो जस्ट लाइक एज इट इज इन बुक्स. तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट आई विल बी कवरिंग. सो आई थिंक दैट विल बी सेल्फ सफिशिएंट. आपको मतलब बहुत बच्चों के क्वेश्चंस मेरे पास आए थे व्हाट्सएप पे भी कि मैम इसके अलावा भी क्या हम और कुछ पढ़ें, दोबारा से लक्ष्मीकांत पढ़ें. सो आई एम ऑल्सो रेफरिंग दैट ओनली एज अ सोर्स. तो आई डोंट थिंक सो कि वो दोबारा आपको करने की जरूरत है. जो टॉपिक्स में करा रही हूँ दैट विल बी सेल्फ सफिशिएंट. उसके अलावा एडिशनल टॉपिक्स कोई पढ़ने तो वो आपकी मर्जी है. ठीक है. सो यस, तो रही बात क्लासिकल थ्योरी की, मैंने आपको बताया भी था कि इट वॉज जब गलिक एंड अर्विक का पेपर पब्लिश हुआ था, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तब वो स्टेज थी कि क्लासिकल थ्योरी ने ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी जेनिथ को रीच करा था. तो ये बहुत बार आपको हर बुक में मिलेगा. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर. आप ये याद रखिएगा कि पहली बात ईयर क्या था, 1937 था. 1937 में क्या हुआ था, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर्स on the science of administration was published. ठीक है, and this was the major work of गलिक and अर्विक. ठीक है, एंड जब ये पब्लिश हुआ तो क्या हुआ था, क्लासिकल थ्योरी ने अपनी जेनिथ रीच करी थी पॉपुलैरिटी के एस्पेक्ट में. क्लासिकल थ्योरी रीच्ड इट्स जेनिथ. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट हेनरी फ्योल मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ. अगर आप इनकी बात करें गलिक एंड अर्विक थी, तो इन लोगों ने स्ट्रेस करा था कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिटरमाइन करता है कि उसका फंक्शनिंग कैसी है. सो दे बेसिकली फोकस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उनके हिसाब से ये था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अच्छा है, डिजाइनिंग अच्छी है, तो फंक्शनिंग काफी स्मूथ होगी. सो येस, दैट वॉज मेन एस्पेक्ट कि इनकी अप्रोच को इंजीनियरिंग अप्रोच भी बोला जाता था, क्योंकि इन लोगों ने डिजाइन पे ज्यादा फोकस करा था, इंजीनियरिंग अप्रोच. व्हाई? बिकॉज दे फोकस्ड ऑन डिजाइन एंड स्ट्रक्चर, बिकॉज दे थिंक अगर डिजाइन एंड स्ट्रक्चर सही है तो ऑर्गेनाइजेशन विल फंक्शन स्मूथली. ठीक है, तो इट विल इंक्रीज द ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग. फाइन. So yes, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बात करें गलिक एंड अर्विक की, तो इनका मेन तो एफर्ट यही था कि ये लोग चाहते थे कि ऐसा प्रिंसिपल्स बनाएं जो बेस्ड हो कि ऑर्गेनाइजेशन को आप कैसे डिजाइन करें, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है आप उसे कैसे डिजाइन करें. और उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये डील करते हैं विद द आर्किटेक्चरल पार्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ती है. इसी एस्पेक्ट में उन्होंने 10 प्रिंसिपल्स बताए थे. तो वो 10 प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे, एक बार इसमें नजर डाल दीजिए आप लोग. सो गलिक स्पेसिफाइड 10 principles
और ये कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं? देखिए ये प्रिंसिपल्स हैं ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अगर आप उसमें जो ये गलिक ने प्रिंसिपल्स बताए इन्हें फॉलो करोगे तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होगी। तो वो 10 फीचर कौन कौन से हैं ये भी आपको एक बार ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहला है आपका डिवीजन ऑफ वर्क, या फिर आप कह सकते हैं इसे स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड है डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, third you have coordination through hierarchy, then deliberate coordination, then coordination through committees, just give me a second. Then also sixth will be decentralization, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन है। देन यू हैव यूनिटी ऑफ कमांड, स्टाफ एंड लाइन एजेंसीज, नाइन्थ है डेलीगेशन, एंड 10th इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो ज़्यादातर तो इसमें काफ़ी कॉमन है जो आप लोगों ने पहले बेसिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़े ही होंगे। सो दीज आर द 10 प्रिंसिपल्स जो गलिक ने स्पेसिफाइड करे थे अपनी प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, कि ये प्रिंसिपल्स अगर आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में लागू करोगे तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। तो वो कौन कौन से हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, डिपार्टमेंटल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वाया हायरार्की, एंड डेलिब्रेट कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए, और कमिटीज के थ्रू भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। देन डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, स्टाइफ एंड लाइन, डेलीगेशन एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल। सो दीज आर द 10 प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू गलिक कि वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को यूज करने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इनका जो अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना चाहिए गलिक एंड अर्विक का कि इनका क्या था मेन, इसके अलावा जो आपको याद रखना चाहिए कंट्रीब्यूशन इन द क्लासिकल थ्योरी वाज द 4P फॉर्मूला। वो आपने काफ़ी सुना भी होगा, आपके UGC नेट पेपर में भी काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा गया है, तो हाई चांस है कि आपके MM में भी ये पूछ लिया जाए। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि गलिक का 4P फॉर्मूला था। अब 4P में उन्होंने 4 P's को क्लासिफाई करा था कि उन्होंने कहा था कि ये बेसिस होते हैं डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के, 4 बेसिस होते हैं। और वो 4 बेसिस क्या क्या होते हैं? सो दैट इज नोन एज 4P फॉर्मूला, क्योंकि ये जो P है ये एब्रीविएशन की तरह यूज करा गया है जो 4 बेसिस है उन्हें डिफाइन करने के लिए। तो वो 4 बेसिस कौन से हैं? पहला P इट स्टैंड्स फॉर पर्पस, ठीक है। सेकेंड स्टैंड्स फॉर प्रोसेस, थर्ड स्टैंड्स फॉर पर्सन, एंड फोर्थ स्टैंड फॉर प्लेस। तो ये P इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू रिमेंबर, क्योंकि हाई चांसेस आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए पब्लिक एड में कि ये 4P फॉर्मूला में विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 4P फॉर्मूला। सो दैट यू शुड नो कि ये 4 हैं। पर्पस क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, प्रोसेस कैसे वर्क कर रहा है, कौन कौन से लोग हैं, एंड क्या सिचुएशन है, क्या जो एरिया है। सो बेसिकली अगर आप पर्पस की बात करें तो पर्पस विल बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस, प्रोसेस विल बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, पर्सन्स की बात करें तो विल बी डिफाइंड इन द we can say in terms of clientele, and if we talk about place तो मतलब कितना एरिया आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक्वायर कर रही है, और इस चीज़ को वो बोलते हैं अपना 4P फॉर्मूला, ठीक है। सो एक चीज़ तो ये हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है गलिक एंड अर्विक का, वी कैन से इन द फील्ड ऑफ क्लासिकल थ्योरी इज द पॉज्ड कॉर्ड,
तो ये मैं आप लोगों को पहले ही मैंने करवा दिए थे कि इनके 7 एलिमेंट्स थे जो इन्होंने कॉइन करा था एक्रोनिम पोस्टकॉर्प, जो डिलिनेट करता था इन फंक्शंस को। अब वो फंक्शंस क्या थे ये भी आपको पता होना चाहिए। P स्टैंडर्ड फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S was for staffing, D was for directing, CO was for coordinating, R was for reporting, and B was for budgeting. So yes, this was another 7 elements formula of गलिक। ठीक है, तो ये तो चीज हो गई 2 गलिक के फॉर्मूला, 4P फॉर्मूला एंड पोस्टकॉर्प। इसके अलावा अर्विक के भी थे, उन्होंने 8 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताए थे। तो वो कौन कौन से थे वो भी आप लोगों को पता होने चाहिए। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो इट वाज अर्विक, ने स्पेसिफाई करे थे 8 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, वो 8 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? पहला प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये भी सारे प्रिंसिपल में एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगी, पहले आप लोग नोट डाउन कर लो। पहला है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फोर्थ इज स्केलर प्रिंसिपल, फिफ्थ इज प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, sixth is principle of specialization, seventh is principle of coordination, and last is 8th, which is principle of definition. So ये 8 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपके लूथर गलिक ने स्पेसिफाई करे थे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग नोट डाउन कर लो, बिकॉज यही इन्हीं से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं इस टाइप की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से। ये वाला जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गलिक के 4P प्रिंसिपल्स थे, फॉर्मूला था, उन 4Ps में कौन कौन से थे। एंड देन पोस्टकॉर्प का भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही अर्विक के 8 प्रिंसिपल्स थे। पहला प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास बहुत एक्सप्रेस्ड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, गोल होना चाहिए। देन है प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब एट ऑल लेवल्स जितनी भी अथॉरिटीज हैं आपकी, जितने भी लेवल पे हैं, उन सबकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो उन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फुलफिल करनी चाहिए, और हर लेवल की अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आप ये कह सकते हैं को इक्वल भी हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एंड कोटर्मिनस भी हैं। देन द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस से ही निकल के आता है प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि देखा जो सुपीरियर्स होते हैं उनके पास एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो लोग नहीं कह रहे ही इज द बॉस, तो जो वो जितना बड़ा बॉस होगा ना उतनी ही ज्यादा उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम विद ड्यूटीज एज वेल फॉर द वर्क। ठीक है, तो येस, एंड ऑल्सो टू लुक आफ्टर देयर सबऑर्डिनेट्स। Then the next is a scalar principle. So it is a type of, you know, आप कह सकते हैं pyramidal type of structure जहाँ पे एक organizations build होती है। Then you have span of control, कि span of control से मतलब ये है कि कोई भी जो supervisor है वो
डायरेक्टली सुपरवाइज नहीं कर सकता वर्क ऑफ मोर देन 5 people at the same time. So that is what span of control is all about. Then principle of specialization, मतलब एक इंसान का एक काम, जैसे प्लाटो का था ना functional specialization, same thing कि limits one work to a single person, to a single function. Then the next is 7th one, which is principle of coordination. So it is harmonious functioning of different parts of the organization. So क्योंकि different part होते हैं, फिर सबको एक मिल के ही चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो that is principle of coordination. Then the last is principle of definition, मतलब एक क्लियर प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए ड्यूटीज़ का कि किस इंसान की क्या ड्यूटीज़ हैं, और वो उसे राइटिंग में उसे देना चाहिए, उसे गाइडेंस सही देना चाहिए, और जो भी अथॉरिटी है या रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए उसको वो काम अच्छे से करना चाहिए. एंड ऑल्सो रिलेशनशिप भी एक बॉन्ड बनानी चाहिए विद अदर पोजिशंस एज वेल. सो येस, दैट वाज अनदर थिंग. सो या अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर एक और फेमस बुक आपको याद रखनी है अरविक की, क्योंकि अभी अरविक की ही बात हो रही है, तो इनकी जो फेमस बुक थी दैट वाज द एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. द एलिमेंट्स ऑफ administration. So yes, this is one of the important work of Arvik. So we can say these are the contributions of Gulick and Arvik in classical theory of organization. So I hope this is clear. If yes, do let me know. I will also discuss the contribution of Mooney and Rayleigh, and then I think here we will be summarizing the classical theory of public administration. फिर इसके बाद bureaucratic theory भी आएंगे. So yes, Sanobar and Garima, is it clear? Okay, so now let's move with the contributions of Mooney and Rayleigh in the field of classical theory of public administration. So सबसे पहले आप लोगों को इनका पूरा नाम पता होना चाहिए. ऑब्वियसली ये तो मैं इनके वी कैन से द लास्ट नेम बोल रही हूँ जो पॉपुलरली जिस नाम से जाने जाते हैं. सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ठीक है, एंड हिज फुल नेम इज जेम्स एंड हिज फुल नेम इज एलन सी रेले. अब ये जो दोनों लोग थे, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये दोनों लोग वर द फर्स्ट वन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जिन्होंने क्लासिकल थ्योरी को फॉर्मुलेट करा था. कब फॉर्मुलेट करा था? 1931 में. क्या करा था? First one to formulate classical theory in USA. ठीक है, क्योंकि इनकी बुक एक आई थी. क्या नाम था बुक का? बुक का नाम था ऑनवर्ड इंडस्ट्री. तो ये इनकी बुक का नाम था जो पब्लिश करी गई थी. तो 1931 में तब इन्होंने फॉर्मुलेट करी थी क्लासिकल थ्योरी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में. लेटर वो इट वाज इन 1939 की जब इनकी यही बुक सेम रीपब्लिश हुई अंडर ए न्यू टाइटल दैट वाज प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, तो 1931 में कौन सी बुक पब्लिश हुई थी? दैट वाज ऑनवर्ड इंडस्ट्री. फिर इसे सेम को दोबारा 1939 में नए टाइटल के साथ पब्लिश करा गया, दैट वाज द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, अब हुआ क्या था कि इन्होंने ऑब्वियसली इस बुक में प्रिंसिपल्स बताए थे एंड दे ओपाइंड की जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो कोई भी जो प्रिंसिपल होता है वो एक बेसिस फॉर्म्ड करता है. ठीक है, तो ऐसे ही ये जो प्रिंसिपल्स थे ऑर्गेनाइजेशन के, दे विल बी द फाउंडिंग पिलर और वी कैन से द बेसिस कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे फंक्शनिंग कर सकती है. एक फंक्शनिंग कर सकती है, एक एफिशिएंट फंक्शनिंग कर सकती है. तो दे पॉपुलराइज्ड कि ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स होने चाहिए, मैनुअल्स होने चाहिए. ठीक है, और इन्होंने मेन 4 प्रिंसिपल्स के ऊपर बात करी थी. तो वो 4 प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे वो आपको पता होने चाहिए. ठीक है, तो इनका यही कॉन्ट्रीब्यूशन है देखा जाए मूनी एंड रीले का. तो द 4 प्रिंसिपल्स दैट यू शुड रिमेंबर इज,
4 important principles propagated by Mooney and Riley. So first one is coordination. Second is scalar process. Third is functional differentiation. And the fourth is line and staff. ठीक है, तो ये इनका कंट्रीब्यूशन था. अब ये होता क्या है, कोऑर्डिनेशन से क्या मतलब था. देखिए, कोऑर्डिनेशन से बेसिकली जो मूने थे उन्होंने ये डिफाइन करा था कि जब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन आप उसे अच्छे से अरेंज करोगे, ठीक है, एक ग्रुप एफर्ट होगा, तो आप यूनिटी ऑफ एक्शंस प्रोवाइड कर सकते हो. और यूनिटी ऑफ एक्शंस रहेगा तो आप ऑब्वियसली एक हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन पर्पस होता है, तो आप उसे इजीली हासिल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन. तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू हिम जो कोऑर्डिनेशन होता है वो पहला प्रिंसिपल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का. ठीक है, बिकॉज इट इंक्लूड्स इटसेल्फ अ लॉट ऑफ थिंग. प्रिंसिपल्स होते हैं, सबऑर्डिनेशन होता है, देयर आर डिफरेंट थिंग्स विच ऑपरेट्स अंडर इट. सो ही बिलीव कि जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन is the first principle of an organization. ठीक है, तो ये याद रखिएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्केलर प्रोसेस की बात करते हैं. तो जो स्केलर प्रोसेस है, सो दैट वाज अबाउट कोऑर्डिनेशन. स्केलर प्रोसेस की अगर बात करें तो इन दोनों ने यही एम्फेसाइज करा था कि हायरार्की जो होती है ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन में उसको आप बोलते हैं स्केलर प्रोसेस. मतलब इट कॉन्स्टिट्यूट की जो यूनिवर्सल प्रोसेस होता है कोऑर्डिनेशन का, थ्रू विच जो सुप्रीम कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी होती है वो ऑपरेट करती है हर ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, कैसे कि देखो, एक टॉप पे कोई होगा, ठीक है, बॉटम पे बहुत सारे लेवल होंगे, फिर इसको इनको सुपरवाइज करने के लिए एक एक दो दो लेवल होगा, फिर इनको सुपरवाइज करने के लिए होगा. हमेशा टॉप पे तो एक ही इंसान होता है ना. तो दैट इज अ स्केलर प्रोसेस की यूनिटी ऑफ, मतलब वी कैन से देयर इज द सुप्रीम कमांडिंग अथॉरिटी जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करती है. तो जो स्केलर प्रोसेस होता है उसके खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं, इफेक्ट होते हैं. ठीक है, तो दीज आर बेसिकली रिफर टू एज लीडरशिप, डेलीगेशन, फंक्शनल डेफिनेशन और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन. देन द नेक्स्ट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन. तो जो मूने एंड रीले थे उन्होंने ये सजेस्ट करा था कि जो प्रिंसिपल होते हैं फंक्शनल डिफरेंशिएशन, तो उन्होंने ये सजेस्ट करा था कि जो फंक्शनल प्रिंसिपल होता है उसको फॉलो करना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशनल टास्क में, एक अगर आप डिपार्टमेंट में हैं. तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो फंक्शनलिज्म है उसका मतलब ये होता है डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन अब वो किसी चीज़ में भी हो सकता है. डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ द काइंड्स ऑफ ड्यूटीज एज वेल. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर और वी कैन से स्पेशलाइजेशन. ठीक है, जैसे कि आपका जो काम है, अगर लेट्स से आप एडटेक में काम कर रहे हैं तो कुछ लोग टेक्निकल वाले भी होंगे, कुछ कंटेंट टीम भी होगी, कुछ प्रेजेंटर भी टीम होगी. तो सबका अपना अलग अलग काम है ना. पर आफ्टर ऑल क्या है, आप एक वीडियो लेक्चर डिलीवर कर रहे हो या फिर आप कोर्सेज डिलीवर कर रहे हो, वो आपका अल्टीमेट एम है. बट उस एम को अचीव करने के लिए डिफरेंट लोगों ने अपना अपना काम करा है. तो दैट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन. क्योंकि जो अगर जो एजुकेटर है उसे इतना टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं पता होता. ठीक है, अब जो टेक्निकल वाला बंदा है उसे कंटेंट चीज का नहीं पता होता. तो जब एक आउटपुट निकलता है इट इज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग. सो यस, एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता. तो इसीलिए फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए इन फंक्शंस के बीच में, एंड ऑल्सो डिफरेंशिएशन भी होना चाहिए कि जिसका काम उसको साझे इन इजी लैंग्वेज. सो या देन द नेक्स्ट इज लाइन एंड स्टाफ. तो मूने एंड रीले ने सजेस्ट करा था कि जो लाइन मैनेजमेंट होता है दैट शुड बी वेस्टेड इन द अथॉरिटी, कि वो काम करके अपना खत्म करें. एंड एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी रिकॉग्नाइज करा था कि जो स्टाफ का जो रोल होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि स्टाफ जो है वो एडवाइस प्रोवाइड करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. तो यस, तो उन्होंने यही बोला था कि जो स्टाफ है वो एक एक्सपेंशन है, आप ये कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव की पर्सनालिटी का. ठीक है, तो इट मीन्स एडिंग मोर आईज, मोर ईयर्स एंड मोर हैंड्स टू एग्जीक्यूटिव. और ये जो फेमस कोट है दैट वाज सेड बाय मूने एंड रीले इटसेल्फ. सो यस, दैट वाज अबाउट लाइन एंड स्टाफ एजेंसीज. तो ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इन एन ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू मूने एंड रीले व्हेन इट कम्स टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो यस, तो यही थे क्लासिकल थ्योरिस्ट. मूने एंड रीले का मेन चीज यही आपको याद रखनी है. अर्विक के 8 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, गलिक का 4P प्रिंसिपल, गलिक का पोस्ट-कॉर्प व्यू, and also his 10 principles of organization. So yes, I think that is more than enough
So yeah, so this here we complete the classical theories. And classical theory में जिसका भी contribution था, तो हमने हेनरी फ्योल का भी पढ़ा, हमने गलिक का भी पढ़ा, अर्विक का भी, एंड मून एंड रीले का भी. 5 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थिंकर्स भी डिस्कस्ड. अब कल की क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग द ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी इन डिटेल, चाहे मैक्स वेबर की हो या इसमें और भी किसी का कॉन्ट्रीब्यूशन हो. So yes, so we'll meet in tomorrow's class at the same timing, and stay tuned for the more upcoming videos, and I'll try to bring more informative videos as I can with different topics as well. So yes, we'll try to cover the syllabus on time. So yes, thank you everyone for joining the session, and stay tuned for the more upcoming videos. So yes, thank you, and please do like, share and comment the session. So yes, thank you.